Good morning, students. Your new session is going to start now. Today, I will revise chapter number 1 of economics. But before starting the chapter, I want to explain the question paper pattern first. You have two books, Part A Statistics and Part B Microeconomics. There will be 20 short type questions carrying 1 marks. Question number 1 to 10 and 18 to 27. There will be 3 mark questions, question number 11 to 12 and 28 to 29. And there will be 4 mark questions, question number 13 to 15 and 30 to 32. And there will be 6 mark questions also, 16 to 17 and 33 to 34. अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नेम है लेसन नंबर फर्स्ट, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स. ये हमारा +1 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है. इसमें हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स के क्या यूजेस हैं. तो जो भी प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को मेनली वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आते हैं कि बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आता. तो आज हम क्वेश्चन के सेंस में पढ़ते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो उसको थोड़ा सा समझने के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने डीपली लिए हैं. जैसे कि एडम स्मिथ एक ऐसे इकोनॉमिस्ट है जिसने सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में डेफिनेशन दी है. उसका एक छोटा सा जो पार्ट है वो हमने यहाँ पे लिखा है उनकी डेफिनेशन का, साइंस ऑफ वेल्थ, जिसको W के साथ हम डिनोट करते हैं. तो साइंस ऑफ वेल्थ मतलब एडम स्मिथ ने हमेशा ही वेल्थ को लेके ही इकोनॉमी को एक्सप्लेन किया है. उनके अकॉर्डिंगली कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी एक वेल्थ की स्टडी है, स्टडी ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि धन को लेके, मनी को लेके ही उन्होंने एक्सप्लेन किया है इकोनॉमी को. तो अब मनी के अंदर क्या लेते हैं, वो मटेरियल आइटम को ही उन्होंने इन्वॉल्व किया है. मटेरियल आइटम क्या होती है, मटेरियल गुड्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिसको बेच के पैसा कमाया जाता है. मटेरियल गुड्स को उन्होंने जो इनमटेरियल गुड्स हैं उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया. इनमटेरियल गुड्स के अंदर क्या आ सकता है कि कुछ ऐसी चीजें जो कि हम सिर्फ फील करते हैं. इसके अंदर एक पॉइंट मेन है सर्विसेज. सर्विसेज को इन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया. सर्विसेज का मतलब जैसे किसी डॉक्टर की अगर सर्विस की बात करें, किसी टीचर की सर्विस की बात करें अगर हम, या किसी लॉयर की सर्विस की बात करें, हमें पता है इन तीनों की सर्विस को हम बेच नहीं सकते हैं. सॉरी, इन तीनों को बेचा नहीं जाता, लेकिन इनकी सर्विस को तो बेचा जाता है ना. यानी कि इनकी जो सर्विसेज हैं सिर्फ वही मेन पॉइंट हैं, सर्विसेज जिनको हम बेच के पैसा कमाया जाता है. लेकिन एडम स्मिथ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वेल्थ तो है लेकिन सिर्फ मटेरियल गुड्स की, और इन आइटम्स को, इन मटेरियल आइटम्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है. इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन पूरी तरह से हम इसे एग्री नहीं करते हैं कि यही एक पॉइंट है जिसमें इकोनॉमी कहलाता है. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने अपने अपने ढंग से डेफिनेशंस दी है इकोनॉमी की या इकोनॉमिक्स की. एल्फ्रेड मार्शल ने बोला है कि इट इज़ अ साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग. मटेरियल वेलबींग के ऊपर उन्होंने फोकस किया है. एल्फ्रेड मार्शल के बारे में अगर हम देखें तो मटेरियल वेलबींग का मतलब कि सोशल वेलफेयर, उन्होंने सिर्फ सोशल वेलफेयर को फोकस किया है. सोशल वेलफेयर को उन्होंने मेन रखा है, यानी कि मैनकाइंड को उन्होंने मेन रखा है. मैनकाइंड का मतलब कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो रिएक्शन है एक आदमी का उनकी लाइफ के अंदर उसको ही ध्यान में रखा है, मैनकाइंड का मतलब. तो यानी कि मनी के बारे में इनका क्या विचार थे, मनी यानी कि वेल्थ, उनको उन्होंने सेकंड पोजीशन दी है, यानी कि सेकंड नंबर पे उसको रखते हैं. ठीक है. तो इनकी डेफिनेशन में भी थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म थे, जैसे कि एडम स्मिथ में भी थे कि उन्होंने इग्नोर किया सर्विसेज को. सेम मार्शल की डेफिनेशन में कुछ क्रिटिसिज्म पाए गए कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर को फोकस किया है लेकिन मनी को इन्होंने इग्नोर किया है. या फिर ये कह सकते हैं कि मटेरियल को भी इन्होंने लिया लेकिन इन मटेरियल को इन्होंने भी अपनी डेफिनेशन में इग्नोर किया है. तो अभी भी हम प्रॉपर पॉइंट पे नहीं पहुंचे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जैसे कि रॉबिन्सन. तो रॉबिन्सन ने क्या किया, इन्होंने डेफिनेशन दी है जिसका एक छोटा सा पार्ट हम लेते हैं, साइंस ऑफ
चॉइस मेकिंग, इन्होंने चॉइस मेकिंग के ऊपर फोकस किया है। चॉइस मेकिंग मतलब कि रॉबिन्सन ने अपनी डेफिनेशन में ये बोला है कि एक आदमी के जो वांट्स हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। तो उनकी इच्छाएं क्या रहती हैं, हमेशा अनलिमिटेड, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज कह लो या मीन्स कह लो, एक ही बात होती है। तो मीन्स क्या है, वो स्कार्स हैं। स्कार्स मतलब कम है। तो जितने हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, हमारी जो ज़रूरतें हैं उतनी ही पूरी होंगी उसके हिसाब से। यहाँ पे रॉबिन्सन की जो डेफिनेशन है चॉइस मेकिंग, उसको थोड़ा सा ज़्यादा एम्फिसाइज किया गया, उसके ऊपर फोकस ज़्यादा किया गया इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को मानने के लिए। तो इसीलिए जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द पॉइंट जो होता है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड है कि वांट्स अनलिमिटेड होती हैं एक पर्सन की, लेकिन उनकी ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं, लेकिन उनकी जो रिसोर्सेज है उसको पाने के वो कम होते हैं। सपोज कर लो मनी की बात करते हैं, मनी एक पर्सन के पास जितनी भी है वो कम है, तो उन्होंने एडजस्ट करना है कि वो अपनी सारी ज़रूरतों को कैसे पूरा करे। तो हम कैसे करते हैं, जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है उसको हम पहले परचेज करते हैं, जो हमारे लिए कम लाइफ में थोड़ा सा यूज़फुल कम होती है तो उसको हम बाद में उसका नंबर रखते हैं कि ये जब भी टाइम होगा, जब भी पैसा होगा, तब हम उसको परचेज करेंगे। क्लियर। तो ये हमारे पास है कुछ डेफिनेशंस जो कि हर एक राइटर ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता लगा कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इतनी डेफिनेशंस को करने के बाद हमें ये समझ नहीं आया कि अगर हमें इकोनॉमिक्स लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे इसीलिए मैं आपको सारा डिटेल में बता रही हूँ कि इसके अंदर डेफिनेशन जो है वो बनेगी मेन तो रॉबिन्सन्स की। जब आपको इकोनॉमिक्स आ जाए तो आपने रॉबिन्सन की डेफिनेशन दे सकते हैं, या अदर टू डेफिनेशंस मैं और डिफाइन करती हूँ। रॉबिन्सन की डेफिनेशन में क्या है थोड़ा सा हम डिटेल में कर लें। इसको हम एक साइंस गिनते हैं। साइंस कौन सी, जो कि एक ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है। कैसे कि रिलेशनशिप बताता है एंड्स और स्कार्स मीन्स का, विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, तो जिसके बहुत सारे यूजेस भी हैं। अब एंड का मतलब क्या होता है, एंड्स का मतलब होता है टारगेट। टारगेट मतलब हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए टारगेट होना चाहिए। तो जो भी टारगेट एक पर्सन का है तो उसके लिए मीन्स भी होंगे। मीन्स का मतलब क्या होता है कि हमने वो टारगेट अचीव करना है। हाउ विल आई गेट इट, मैं इसको कैसे अचीव करूं। हाउ विल वी गेट इट, हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, यानी कि मनी के थ्रू। अगर पैसा हमारे पास है तो हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम कि एक हमारे पास 20 रुपीज़ है और उस 20 रुपीज़ में हमारे पास दो चॉइसेस हैं। या तो हमने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली पेन खरीदना है, हमारी पेन की डिज़ायर है, या फिर हमें चॉकलेट भी खाना है। ठीक है, तो चॉकलेट खाने के लिए हमारे पास पैसे उतने ही हैं, तो या तो हम उसमें से पेन खरीदें या फिर चॉकलेट खाएं। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा उसी मनी से, उसी मीन से, यानी कि मीन्स हमारे पास क्या है, स्कार्स, कम है। तो उसी मीन से हमने क्या करना है, अपनी डिज़ायर को, अपने टारगेट को कंप्लीट करना है। तो जो हमारे लिए फर्स्ट होगा उसको हम प्रेफरेंस देते हैं, चाहे वो पेन है चाहे वो चॉकलेट है। यानी कि रॉबिन्सन की डेफिनेशन ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे रिसोर्सेज जिसको हमने ऑल्टरनेटिव यूज़ देखने हैं। बहुत सारे यूजेस हैं, उसमें से बेस्ट चूज़ हमने करना है जो हमारी नीड के अकॉर्डिंगली हमें सूट करता है। ठीक है। A.J. ब्राउन, इनकी डेफिनेशन के अंदर क्या है इकोनॉमिक्स का बारे में, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सभी की डेफिनेशन में ह्यूमन बिहेवियर को ही हम चेकआउट करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर दैट हाउ पीपल गेट अर्न देयर लिविंग। इसका मतलब, पीपल का मतलब हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग हैं उनको सबको काउंट किया है, और देयर लिविंग का मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक पर्सन अपनी लिविंग करने के लिए, अपनी जीविका कमाने के लिए जो भी कुछ करता है, अपने आप को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, तो इट मीन्स इसका सीधा कनेक्शन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ है। तो ये डेवलपमेंट कैसे होती है, तो इकोनॉमी में डेवलपमेंट करने के लिए कुछ 3 टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। आपके मैम ने आपको समझाया था कि प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी अर्निंग, अपनी जो जीविका है, पैसा है जो वो कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक डेफिनेशन। इसके अलावा इन सभी के बिहाफ के ऊपर एक कॉमन डेफिनेशन जो है वो बनती है, वो हम रीड कर रहे हैं।
It deals with the study of human behavior in the society in the process of production, consumption, exchange or distribution of goods and services with the given resources. It means इस definition के अंदर वो सारे के सारे पॉइंट आते हैं जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने टाइम के ऊपर दिए हैं, यानी कि अलग अलग परिभाषाएं दी हैं हर एक इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स की। तो इसके अंदर वो सारा कवर करता है। तो हम इन तीनों डेफिनेशंस के अंदर मोस्टली वो सारे पॉइंट आते हैं। तो इन तीनों में से किसी भी एक डेफिनेशंस को अगर आप लिखते हो तो आपका वो 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इस डेफिनेशन को मैं समझा दूँ एक बार कि ये भी स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर की, यानी कि इकोनॉमिक्स स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर की सोसाइटी के अंदर, और किस तरीके से प्रोडक्शन के थ्रू, कंजम्पशन के थ्रू और एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या, गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। और गुड्स और सर्विसेज जो हमने बनाई हैं वो किस तरीके से बनाई है, विद द गिवन रिसोर्सेज। हमारे पास वही स्कार्स कम है रिसोर्सेज, उसी को ध्यान में रख के, उसी को माइंड में रख के हम गुड्स और सर्विसेज तो प्रोड्यूस कर देते हैं और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसको कंजम्पशन किया जाता है लोगों के द्वारा। तो ये सारा प्रोसेसिंग ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको पेज दिखाया था एडम स्मिथ का, एल्फ्रेड नोबेल का, तो उसमें जो डेफिनेशंस आपको मैंने नोट करवाई है वो जस्ट एक समझने के लिए मैंने एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ पे ऐड किया है। आपको यहाँ पे इतना डिफाइन नहीं करना है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताना है आपको कि रॉबिन्सन्स की दे सकते हो, एजी ब्राउन की दे सकते हो या फिर अनदर डेफिनेशन। क्लियर, ये हो गया व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि डाटा का क्या मतलब है। डाटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स ले लो या क्वालिटेटिव फैक्ट ले लो, इन दोनों को ही हम डाटा बोलते हैं। क्वांटिटेटिव फैक्ट के अंदर क्या है, जैसे मैं अपने मेजरमेंट करके बताती हूँ, माई हाइट इज 5 फीट 7 इंच। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, न्यूमेरिकल नंबर लिया है। न्यूमेरिकल मतलब कि मैंने नंबर की फॉर्म में अपने आप को शो ऑफ किया, अपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी ये फीचर बताई है, तो वे क्वांटिटेटिव डाटा या फैक्ट कहलाता है। क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, जैसे मैं सिंपल फॉर्म में ये बताती हूँ, आई एम ए टॉल गर्ल, तो इट मीन्स क्या हो गया कि मैं लंबी लड़की हूँ, तो इट मीन्स यहाँ पे मैंने कोई डाटा फिगर नहीं ली, जस्ट एक एट्रीब्यूट पे थ्रू मैंने यहाँ पे शो कर दिया। तो है तो दोनों ही डाटा, लेकिन ये क्वांटिटेटिव है और ये क्वालिटेटिव है। स्टैटिस्टिक्स का इनके साथ क्या कनेक्शन है, जब हम स्टैटिस्टिक्स को इस फॉर्म में लिखते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो वो डेटा को अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स बन जाता है। कैसे, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि आई एम द टॉलेस्ट गर्ल या आई एम 5 फुट 7 इंच, चलो ऐसे लिखते हैं, माई हाइट इज 5 feet 7 inch and I am tallest girl in the class. It means मैंने एक डेटा के थ्रू ये चीज़ जजमेंट करके बता दी कि मैं पूरी क्लास में लंबी हूँ। तो इट मीन्स ये चीज़ होगी कि अगर हम डेटा को इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि हमारा कंपैरिजन किसी चीज़ के साथ हो जाए, पूरी क्लास में से मेरा कंपैरिजन हो रहा है कि मेरी हाइट लंबी है, तो इट मीन्स मैंने क्या किया, उसको स्टैटिस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। था तो वो सिंपल एक डाटा, लेकिन मैंने कंपैरिजन कर दिया पूरी क्लास के साथ, तो वो किस फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है कि उसको हम एक स्टैटिस्टिक फॉर्म में शिफ्ट कर दिया, तो वो बन जाता है स्टैटिस्टिक्स। यानी कि स्टैटिस्टिक तभी होता है जब एक डाटा को किसी के साथ कंपेयर किया जाए, किसी भी चीज़ से रिलेट कर दिया जाए, तब वो चीज़ डाटा क्या बन जाता है, स्टैटिस्टिक्स बन जाता है। हाँ, पर उसमें न्यूमेरिकल फैक्ट होना ज़रूरी है। अगर हम सिंपल लगते हैं कि टॉल गर्ल है तो वो न्यूमेरिकल फैक्ट नहीं होता। तो स्टैटिस्टिक्स को हम जल्दी से देख लें, इसकी डेफिनेशन में क्या हम लिख सकते हैं या इसे कंसेप्ट क्या लिख सकते हैं। इट रेफर्स टू न्यूमेरिकल फैक्ट्स, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ साइंस। ये एक तरह का साइंस है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं अच्छी तरह से, फिर उसको एनालाइज किया जाता है एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल फैक्ट्स। यानी कि लास्ट में हमने लिखा है न्यूमेरिकल फैक्ट्स, तो न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही हमने अलग अलग मेथड्स के थ्रू बताया है, उसको सेट करके एक सिस्टमेटिक मैनर के थ्रू। तो स्टैटिस्टिक एक्सप्रेस
न्यूमेरिकल फैक्ट इन अ सिस्टमेटिक मैनर, सिस्टमेटिक मैनर में हम उसको नोट डाउन करते हैं। तो अभी मैं बात कर रही हूँ कि क्वेश्चन आ जाता है कई बार ये कि स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सेंस या व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू प्लूरल सेंस, इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पे दो टाइप्स नहीं है, ये जस्ट सेंस बताई है कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए सिंगुलर सेंस में तो आपने कैसे लिखना है स्टैटिस्टिक्स को, अगर प्लूरल सेंस में आ जाए तो कैसे लिखना है। अगर सिंगुलर में आ जाए तो इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड, यानी कि ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं वैसे तो कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डिफरेंट तरीके से हम अपनी डाटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिंग से इंटरप्रेटिंग करने तक के जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे के सारा क्या कहलाता है, हमारा स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। और उसी चीज़ को हम दोबारा लिखते हैं, इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड। मेथड में क्या, पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको कलेक्ट करके हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि क्लास में हमने हाइट की बात करी है तो हाइट का डाटा हर एक बच्चे का कलेक्ट किया, फिर उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं, चाहे वो गर्ल्स और बॉयज़ में हमने क्लासीफाई कर दिया, फिर प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो हमने रोल नंबर वाइज उसको प्रेजेंट कर दिया। उसके बाद चाहे तो हम उसकी एनालिसिस करते हैं, उनकी एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा मतलब हम किसी के साथ रिलेट करेंगे, पूरी क्लास में से कुछ बच्चों का डाटा हम रिलेट करके बताते हैं। तो ये सारा हो गया हमारा सिंगुलर फॉर्म में। इसके अलावा प्लूरल सेंस के तौर पे अगर हमें स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करना है कि क्या होता है, तो उसका मतलब होता है यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड बनाए जाते हैं, इसको अप्लाई किया जाता है, इसको बनाया जाता है, डिफरेंट कलेक्शन की जाती है मेथड्स के थ्रू, और यहाँ पे उसका यूज किया जाता है मेथड्स को। इट इज़ न्यूमेरिकल फैक्ट्स सिस्टमेटिकली कलेक्टेड, यानी कि अगर हम प्लूरल सेंस में देखें तो इसको बोला जाता है इट इज़ न्यूमेरिकल फैक्ट सिस्टमेटिकली कलेक्टेड। सिस्टमेटिकली तो होता ही है क्योंकि कलेक्शन से लेके इंटरप्रिटेशन तक सारा डाटा जो है हम इस मेथड के थ्रू हम कलेक्ट करते हैं, किसी भी एक डाटा को, किसी एक फैक्ट को या किसी सर्वे को जो हम करते हैं। बस इनकी डेफिनेशन थोड़ी अलग अलग है। प्लूरल सेंस में हम यूज ऑफ बोलेंगे मेथड्स, और इसमें हम करेंगे इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड। आगे आता है कि स्टैटिस्टिक्स कितने तरह का होता है। स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो दो तरह से होता है। द फर्स्ट है थ्योरेटिकल और सेकंड है अप्लाइड। थ्योरेटिकल मेथड क्या होता है, जैसे हम थ्योरी करते हैं तो थ्योरी के अंदर हर चीज़ डिस्क्राइब की जाती है कि इसके ये डेफिनेशन है, इसका कंसेप्ट ये है, इसके फॉर्मूले ये हैं। तो स्टैट्स को हम थ्योरेटिकल वाइज पढ़ते हैं जैसे कि बुक में आके गिवन होता है, और सही मायने में उसको रियलिटी के अंदर एप्लीकेबल करने को अप्लाइड कहते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर है कि डिस्क्रिप्टिव क्या होता है और इन्फ्रेंशियल क्या होता है। तो सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। कि क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है, ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और नेक्स्ट है व्हाट इज इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स। तो इन दोनों में हम करते हैं कि फर्स्ट है, मैं करवाने से पहले एक एग्जांपल लेना चाहूँगी ताकि आपको मैं अच्छे से इसको समझा सकूँ इसकी कंसेप्ट को। तो हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो कि एक ट्रेन जो है, एग्जांपल है कि एक ट्रेन चल रही है, किसी भी प्लेस से ले लेते हैं, हम लेते हैं कि चंडीगढ़ से, वैसे तो वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन आती नहीं है बठिंडा को, लेकिन फिर मैंने एग्जांपल ले लिया अभी। तो बठिंडा की तरफ एक ट्रेन है जा रही है, तो उसमें नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो बैठे हैं वो 500 हैं। क्लियर। तो हमें यहाँ पे ये सर्वे करने को मिला है कि बताओ कि 500 में से कितने जो है वो डायरेक्टली चंडीगढ़ से बठिंडा आ रहे हैं। कई तो होते बीच में स्टॉपेज में आते जाते रहेंगे, उतरते रहेंगे, लेकिन वो 500 जो यहाँ से रूट बना है, तो वही पर्सन्स हमने क्या करना है कि बठिंडा पे आने वाले कितने हैं डायरेक्टली जो चंडीगढ़ से हमने पिक किए हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया सभी पर्सन का डाटा कलेक्ट करना, उनकी इंफॉर्मेशन लेना पॉसिबल नहीं होता अगर हमारे पास लार्ज डाटा है। तो उसमें से हम सैंपल ले लेते हैं। तो हमने 50 लोगों के बीच में चुन लिया एज ए रैंडमली, जैसे भी हमने बीच बीच में कुछ पर्सन को छोड़ के हमने ले लिया कि हमने इन 50 का डाटा जो है कलेक्ट करना है। तो 50 लोगों को हमने चूज कर लिया। इसमें से हमने यहाँ पे नोट डाउन किया, तो हर 5th पर्सन के पास हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि उन्होंने बठिंडा जाना है। फिर हम नेक्स्ट 5th के पास जाते हैं, तो हर 5वें पर्सन के बाद 5th पर्सन के में से हर एक बंदा जो है वो हमें मिल जाता है जो बठिंडा जाने के लिए रेडी है, जब बठिंडा जा रहा है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास रेशो क्या बन जाती है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं
परसेंटेज वाइज देखें तो 1% आउट ऑफ 5 हमारे पास निकलता है कि 20% ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली चंडीगढ़ से बठिंडा के लिए ट्रेन उन्होंने पकड़ी है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णन करना। डिस्क्रिप्टिव का मतलब वर्णन और इन्फ्रेंशनल का मतलब होता है अनुमान लगाना, अंदाजा, एस्टिमेशन। तो ये डिस्क्रिप्टिव जो है उसके अंदर हमने लिया है कि जस्ट 20% पोर्शन आया है तो एग्जैक्टली क्या है सही रिजल्ट, तो हमारा इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स ही बताती है। क्योंकि यहाँ पे 500 हैं, उसका 20% करेंगे तो वो आ जाएगा 100, यानी कि 100% ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली चंडीगढ़ से बठिंडा आ रही हैं। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ आता है कि जो फाइनल रिजल्ट निकलता है एक तो वो इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू निकलता है, यानी कि अनुमान जो हम लगाते हैं वो इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही बनता है। ठीक है, अब इसमें हम ये नहीं कह सकते ये 100% रिजल्ट है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि 500 में से सिर्फ 50 का डाटा हमने कलेक्ट किया है। अगर तो हम 500 से 500 पर्सन को जाके पर्सनली उनसे पूछते हैं कि वेयर दे वांट टू गो, तो हमें पता चलता है कि वो एक्चुअल डाटा हमें मिलेगा। लेकिन हमने सिर्फ उनमें से 50 को ही सिलेक्ट किया है जहाँ से हमने डाटा कलेक्ट करना है, वो तो रैंडमली करके हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है कि नॉर्मली हमने ये नोटिस किया कि हर 5वें पर्सन के बाद 5वें पर्सन में एक बंदा ऐसा है जो बठिंडा जाना चाहता है। तो हमने वहाँ पे 20% ले लिया। ये हो गया सिर्फ डिस्क्रिप्शन। हमने डिफरेंट मेथड लगाए, कलेक्शन किया डाटा को, फिर अच्छे से प्रेजेंट करके दिया, एनालाइज करके हमने बताया 20%। हमने डिफरेंट जो मेथड थे यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए। उसको बोलते हैं वर्णन, यानी कि पूरा डिटेल में उसको सॉल्व करना। लेकिन सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट देना है वो किसने देना है? इन्फ्रेंशनल ने। तो इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स ने हमें आंसर दिया है कि 100% हैं जो वो डायरेक्टली वहाँ से बठिंडा आना चाहते हैं। अब इसको हम ऊपर रीड करते हैं। व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स? डिस्क्रिप्टिव का मतलब इट डिस्क्राइब द डाटा इन सम मैनर, एक अच्छे मैनर से, तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं। स्टैटिस्टिक्स को कैसे कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, एक्सेट्रा। तो दिस टर्म लेड टू द मेजरिंग टूल लाइक एवरेज निकालना, एसटी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। ये जो मैंने नोटिस किए हैं ये सारे के सारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तक ये फॉर्मूलाज हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ परसेंटेज का निकाला है। हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्मूलाज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंटेंट। हमारे पास क्या चीज़ मिली है हमें सॉल्व करने के लिए। ये तो हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिया था। इसमें डिस्क्रिप्टिव में हम सारे सिस्टमेटिकली काम करते हैं और फॉर्मूला को अप्लाई करके अपना आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। वी कांट ड्रॉ द रिजल्ट फ्रॉम इट, लेकिन जो आंसर निकलता है दैट इज नॉट द फाइनल रिजल्ट फॉर अवर सर्वे। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो हमने सिर्फ 50% का, कुछ ही लोगों का डाटा लिया है, सैंपल का रिजल्ट निकला है। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट कब निकलेगा? जब हम 500% का रिजल्ट देते हैं। तो अभी तक रिजल्ट कवर नहीं हुआ। तो व्हाट इज इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स? इन्फ्रेंशनल मतलब मेक इन्फ्रेंसिस, मतलब अनुमान लगाना, मेक एस्टिमेट। कहाँ से? अबाउट द पॉपुलेशन यूजिंग द डाटा, यानी कि जो पॉपुलेशन हमें मिली है, हमें जो नंबर ऑफ पर्सन मिले हैं, हमें जो यूनिवर्स के लिए आइटम दी गई है कि आपको इस यूनिवर्स में से रिजल्ट बताना है, तो उसमें से जो अनुमान लगाते हैं वो होता है इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स। अटेम्प्ट टू रीच कंक्लूजन टू लर्न अबाउट द पॉपुलेशन, इसके अंदर हम करते हैं कि अटेम्प्ट किया जाता है कंक्लूजन, यानी कि हम एंड टू कंक्लूजन, हम अपने एंड तक पहुंचते हैं कंक्लूजन के इस इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल देके करवाया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा है स्टूडेंट्स, तो आप मुझे फिर से एक बार व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज डाल सकते हो कि जो भी आपको क्वेरीज आ रही हैं तो वो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो मैं इन अपने जो नोट्स हैं इसको भी आपको सेंड कर सकती हूँ। तो आज के लिए हम टॉपिक इतना ही लेते हैं, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन से आपको नोट डाउन किए थे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को डाउट दे सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव, इन्फ्रेंशनल्स और सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस, डेटा क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो इसको हम करते हैं ताकि हमारा जो मेन पॉइंट है वो कवर हो गए। इसके अलावा आपको मैम ने करवा दिया था फीचर्स, लिमिटेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, वो आप अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।